हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहले हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि उनका नीति शास्त्र का जो भी अध्याय अभी छूट गया था, मेरे हिसाब से 6 अध्याय आए हुए थे उनके, और उसके बाद प्रकाशित होना बंद हो गए थे। मैंने बताया था कि ट्रांसलेटर जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अब वो सारी कमियां जो हैं वो दूर हो गई हैं। तो अभी तक की जितनी निराशाएं थीं और जितना आक्रोश मेरे लिए आप सबके मन में भरा हुआ था हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को, अब उसको निकाल दीजिए, क्योंकि परसों से मुझे लगता है कि आप लोग के लिए भी रेगुलर ये नीति शास्त्र का जो भी अध्याय है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी कोई भी निराशा या शिकायत हो अभी भी आपको, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा। तो आशा करता हूँ कि अभी ये वाली जो आपकी निराशा है अब वो परसों ही ख़त्म होगी। अभी मेरे कहने से तो आप मानोगे नहीं, चलो ठीक है, परसों ही देखते हैं फिर। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं अभी डील कर रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में ये सबसे पहले बता दूँ कि ये एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड ये सीरीज़ है यूपी पीसीएस मेंस ग्रुप का। तो पेपर 4 जो है आपका वो डील कर रहे हैं हम, उसमें लेक्चर 13 है ये। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस की बात करेंगे आज। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस में सबसे पहले तो हम प्रॉबिटी देखेंगे, प्रॉबिटी की डिफिनीशन क्या है। पब्लिक सर्विस भी एक बार देखेंगे कि पब्लिक सर्विस क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या है, डायमेंशंस क्या क्या हैं उसके। इसके बाद प्रॉबिटी का तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है ही है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट हमारे साथ जो आज टॉपिक जुड़ेगा वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को अभी 1 मिनट पॉज करिएगा और सोचने की कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंसी की डिफिनीशन आप बना सकते हैं क्या। आपको मुझे पता है कि बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं, लेकिन अगर डिफ़ाइन करने की बात आएगी तो डिफ़ाइन कर पाएंगे क्या आप? तो इसके लिए एक बार सोच लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अभी आगे जो है ट्रांसपेरेंसी को आज बहुत ही डिटेल में मैं कवर कर रहा हूँ। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको हम पढ़ेंगे आज। उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है और कुछ और एक्ट्स हैं, तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ना ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी आप पूरे जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आज कोई भी केस स्टडी और सिविल सर्विस या जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को मैं पढ़ाता था उनको मैंने आज ड्रॉप किया हुआ है कि आज जो है मैं पूरा का पूरा टाइम आपके प्रॉबिटी इन गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी वाले चैप्टर को ही दे दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और ये भी बता दूं कि ये थर्ड लास्ट लेक्चर है आपके एथिक्स पोर्शन का। 2 लेक्चर और अभी आएंगे और आपका एथिक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ कल से एक नया इनिशिएटिव, कल से मतलब मुझे लगता है 11th ऑफ जनवरी से, सॉरी 11th ऑफ जनवरी से ही एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा अपने ग्रुप में कि मैं 1 और 2 और 3 और 4, ये जो 4 पेपर है ना 1 2 और 3 4, इनके अल्टरनेट डेज पे मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँगा और सेम डे पे आपको फीडबैक दे दूँगा। तो इसीलिए आप जो भी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं या तो आपको लगता है आंसर राइटिंग में कोई भी कमी है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए फटाफट से। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंड हैं वो ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठा लेंगे, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर फीडबैक मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं आपके अंदर, तुरंत के तुरंत आप उसको सुधार कर सकते हैं। अगले दिन फिर से इम्प्रूव करने की आपको सेम पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है इसको ज्वाइन कर सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आज का वो है प्रॉबिटी। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस में प्रॉबिटी को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग पब्लिक सर्विस की ओर देखते हैं कि उसके क्या वेरियस मीनिंग्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके। पब्लिक सर्विस को हमें पता है कि हम मतलब जब से हम एथिक्स पढ़ रहे हैं या जब से हमने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तब से हम पब्लिक सर्विस का नाम सुन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इनके कितने मीनिंग्स होते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली देखा जाए तो इनके 2 अलग अलग मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। पहला जो मीनिंग है वो पब्लिक यूटिलिटी से कंसर्न रखता है कि पब्लिक सर्विस क्या है, कुछ नहीं है, बस एक पब्लिक यूटिलिटी है। अब ये पब्लिक यूटिलिटी के अंदर जो भी गवर्नमेंट होती है वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती है। तो ये सारे जो भी क्राइटेरिया हैं ये यही बताते हैं कि अगर आप बेसिकली 3 टाइप के सर्विसेज में अगर आप सक्षम हो तो आप पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक सर्विस उसको हम बोल सकते हैं। वो 3 हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। 3 A's का नाम देते हैं इनको। और अगर आपके सर्विस में जो भी डिमांड होगा कैसे मेंटेन होगा या फिर आपको क्या करना है अपनी ओर से, यही 3 A's की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है कि आपको सबके लिए अवेलेबिलिटी करनी है। मतलब आप जितना भी ये हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गया, ये सब कुछ आपको अवेलेबल कराना है लोगों के चलते। अफोर्डेबिलिटी केवल अवेलेबल ही नहीं कराना है बल्कि उनको अफोर्डेबल रेट्स में भी अवेलेबल कराना है, क्योंकि अगर वो बहुत महंगा हुआ तो आपको पता है कि जो हमारे कंट्री में पॉवर्टी लाइन है वो उसके अंदर रहने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो इसलिए
ये वाले जो लोग रहेंगे वो अगर अफोर्डेबल नहीं होगा तो ये सारे सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए अफोर्डेबल रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है? एक्सेसिबिलिटी का भी सेम यही मतलब आता है कि जो भी आप सर्विस फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करा रहे हो, ऐसा मत समझो कि आप केवल सिटी लेवल पे करा दो। मतलब आपका जो भी अप्रोच होना चाहिए वो बिल्कुल आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए, कि जो भी बिल्कुल गरीब इंसान है, गरीब वर्ग का इंसान है, या तो जो सबसे ज़्यादा परेशान है इन सारे प्रॉब्लम से, उस तक ये सारी फैसिलिटीज़ पहुंचा लेना ही एक्सेसिबिलिटी होती है, कि वो भी एक्सेसिबल, वो भी एक्सेस कर पाए इन सारे सर्विसेज का। तो एक तो पब्लिक सर्विस का मतलब होता है पब्लिक यूटिलिटी, दूसरा मतलब होता है पब्लिक फंक्शनरीज़। पब्लिक फंक्शनरीज़ के अंदर में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, या तो हम पब्लिक सर्विस के अंदर इसको बोल सकते हैं कि वो एज एन आर्मी काम करती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ऐसे बॉडीज़ को हम लोग पब्लिक फंक्शनरीज़ बोलते हैं। तो पब्लिक सर्विस की बेसिकली यही दो मीनिंग थी। बात करें अगर आप प्रॉबिटी पे, तो प्रॉबिटी का मतलब क्या है? अभी तक हमने पूरा एथिक्स पढ़ डाला, लेकिन अभी हमने एक बार भी प्रॉबिटी की चर्चा नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि प्रॉबिटी जो है वो पूरा का पूरा एथिक्स ही है। प्रॉबिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में अपने बिहेवियर को एथिकली डेविएट कर लेते हो, या फिर हम आपके बिहेवियर में एथिकल ग्राउंड्स पाते हैं कि आपने जो भी डिसीजन लिया है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, उसमें एथिकल ग्राउंड या फिर एथिकल पार्ट भी अटैच्ड है, समझिए वही प्रॉबिटी होता है। मतलब आप इसमें तो कहने की बात नहीं है कि केवल यही तीन चीज़ें HUI ही इनरोल करते हैं इसमें, ऑनेस्टी, अपराइटनेस और इंटीग्रिटी, लेकिन इनके अलावा जितने भी वैल्यूज़ आपने पढ़े होंगे, इन सभी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना ही प्रॉबिटी है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें समझ सकते हैं कि अगर आप इनकरप्टिबल हैं, कि आपको कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, तो उसको भी प्रॉबिटी बोल सकते हैं। या तो ऐसा बोलें कि आप किसी भी कोड ऑफ एथिक्स को, अभी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है वो हम अपने अगले लेक्चर में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना समझिए, कोड ऑफ एथिक्स क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनको एथिक्स के बेसिस पे लोग फॉलो करते हैं। सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं, उनको दिशा निर्देशित किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप अपने कोड ऑफ एथिक्स के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली अटैच्ड हैं और बिना अपनी ऑनेस्टी गवाए हुए सारे काम को कर रहे हैं, तो आप समझिए आपके अंदर प्रॉबिटी भरी हुई है। तो प्रॉबिटी का मतलब क्या है कि आपके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनको इनकलकेट करके, आत्मसात करके उनका प्रैक्टिस कर रहे हो और उनको कॉन्टीन्यूसली उनको बस प्रीच कर रहे हो सभी सिचुएशन में, सभी लाइफ प्रोसेसेस में, तो आप कह सकते हो कि आपके अंदर प्रॉबिटी है। गवर्नेंस के अंदर प्रॉबिटी कैसे आएगा? तो सेकेंड ARC रिपोर्ट के अंदर में एक बात लिखी गई थी कि जो भी एक ट्रेडिशनल सिविल सर्विस वैल्यूज़ होता है, ट्रेडिशनल सिविल सर्विस वैल्यू का क्या मतलब होता है कि इनके ये वाले जो भी ट्रेडिशनल सिविल सर्विस होती है ना, इसमें स्टेटस कोइस्ट होते हैं सब, कि हायरार्की होगी आपकी, और ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं इनके अंदर, जैसे कि एफिशिएंसी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, अकाउंटेबिलिटी, पैट्रियोटिज्म, केवल इतना ही ज़रूरत नहीं है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, बल्कि उसको एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ का बहुत बड़ा रोल है। उसको ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो भी डाउन ट्रोडन इंसान है, जो भी बिल्कुल गरीब तबका है उस वर्ग का, तो उसके लिए भी आपको कंपैशन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। कंपैशन की डेफिनेशन फटाफट से बता दीजिए, तो याद आ गया? चलिए बढ़िया है। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका। कंपैशन को हमने 4 टर्म्स में डिफ़ाइन किया था। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया था इपैथी, फिर हमने बात की थी सिम्पैथी की, फिर हमने बात की थी इम्पैथी की, और फिर हमने बात की थी कंपैशन की। तो ये सीक्वेंस जब तक आपको याद रहेगा तब तक आपका जो डाउट है या फिर इनके डिफिनीशन से वो भूलेंगे नहीं। इपैथी मतलब आपको किसी ने कोई भी अपना दुख भरी कहानी सुनाई और आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपको लगा कि फालतू है, मुझसे कहने का कोई मतलब ही नहीं है, ये मैं बस ये कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर कुछ नहीं बीता, ये बस मुझसे कह रहा है, मैं एक कान से सुन रहा हूँ दूसरे कान से निकाल रहा हूँ, मतलब कोई भी संवेदना आपके अंदर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो इपैथी कहलाएगा। सिंपैथी का क्या मतलब है कि अगर आपसे कोई ऐसी ही दुख भरी कहानी आपको सुनाता है तो आप उसको सुनोगे, केवल सुनोगे, लेकिन जब समझने की बात आएगी तो आप एम्पैथी में आ जाओगे। एम्पैथी का क्या मतलब है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हो, उसके जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हो, और ये समझ रहे हो कि अगर उस सिचुएशन में मैं होता तो सच में ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है किसी के भी लाइफ के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इसको आप एम्पैथी कहते हो। अभी तक आपने उसके कष्ट को दूर करने के लिए कुछ किया नहीं है, बस आपने उसको सुना है, उसके प्रति सहानुभूति है आपकी, और आप समझते हो कि सच में वो बहुत परेशान इंसान है, लेकिन अभी तक उसके परेशानी को दूर करने के लिए आपने कुछ किया नहीं है। तो अगर जब आप ऐसा कदम उठाते हो, आप कोई काम करने के लिए स्टार्ट करते हो, तो वो बन जाता है कंपैशन। कंपैशन मतलब
ये आपके अंदर की ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको उत्तेजित करता है। तो ये आपका कंपैशन हो गया। तो इसीलिए पब्लिक लाइफ में मतलब सिविल सर्वेंट्स के लिए केवल अपने ट्रेडिशनल सिविल सर्विस वैल्यूज़ को ही फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उनको पब्लिक लाइफ में प्रॉबिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। उस प्रॉबिटी के अंदर क्या क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो भी डाउन ट्रोडन पर्सनस हैं उनके वेलफेयर के लिए आपको कंपैशन दिखाना पड़ेगा, आपको कमिट करना पड़ेगा कि हाँ, आपके परेशानी को दूर करने के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा या करूँगी। इंपॉर्टेंट रिक्वेसिट होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी इंश्योर करना है किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप समझिए कि आपको करप्शन को वहाँ से हटाना है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की डिफिनीशन ही पढ़ी थी कि बीइंग इनकरप्टिबल कैन बी रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी। तो जब प्रॉपर्टी है तो मतलब करप्शन नहीं हो सकता, मतलब प्रॉपर्टी एंड करप्शन कैनॉट गो हैंड इन हैंड। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी करप्शन की बात आएगी तो प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। बात करें अगर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन करते हैं या फिर प्रॉपर्टी के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। आप इन दोनों चीज़ों को अगर इंश्योर करते हो तो आप समझ रहे हो कि आप प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप एम्पावर कर रहे हो अपने सिटीजन्स को, आप एम्पावर कर रहे हो अपने लोकल पर्सनल्स को, जो कि इस बात के लिए या फिर वो बात हो आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन की या तो उनको कोई भी अपना अधिकार की बात होती है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो तो वो समझ नहीं पाते कि आप जो भी फॉर्मूला या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट कर रहे हो उनके लिए वो उनके फेवर में है या तो वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए जब भी आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर लेते हो तो वो इस बात का उनको सिक्योरिटी मिल जाता है कि ठीक है, ये हमारे फेवर में ही काम हो रहा है, और इसीलिए वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या पूरा गवर्नमेंट है उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और उसमें प्रॉपर्टी अगर इनकलकेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी हमें इन्हेंस करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी की। आप ये भी समझो कि प्रॉपर्टी का एक बहुत मेजर प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपके पास बहुत सारे पब्लिक इन्फॉर्मेशंस होंगे। आपको पता है कि अगर उसको पब्लिक डोमेन में दिया गया तो उससे क्या होगा कि उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि आपको अंडरग्राउंड होकर फॉर्मुलेट करना होता है। जैसे कि बजट वगैरह है, जब भी आप ये सब बनाते हो तो आपको अंडरग्राउंड कर दिया था। जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक अपने फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं कर पाते हैं। उनको बस एक चैम्बर में बंद किया जाता है और फिर वो अपने पूरे बजट का जो भी होता है उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं और फिर बजट अनाउंस होता है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है ताकि उस बजट के आने से कोई भी प्राइवेट प्लेयर इन्फ्लुएंस ना हो जाए और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस टैक्टिक्स को पहले से ही चेंज ना कर दे। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी प्रॉपर्टी का एक प्रिंसिपल है। चौथा आता है लीडरशिप। जब भी आप किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, किसी भी अच्छी पॉलिसी को या फिर अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो पूरे सोसाइटी में, तो वहाँ पर लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आप ऐसे ऑलरेडी मतलब जो आपके सोसाइटी में लीडर्स प्रेजेंट हैं उनकी हेल्प लो, या तो आप खुद में लीडरशिप की क्वालिटी इनकलकेट करो। और आप ऐसा समझो कि जो भी आप कर रहे हो लोग उससे ऑब्वियस सी बात है कि सीख रहे हैं। क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होता है, एक सिविल सर्वेंट अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे उम्दा लीडर होता है। सबसे उम्दा लीडर का क्या मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो सब एस्पायर करते हैं कि मैं भी इन जैसा बनूं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं वो। तो आप समझिए कि जब भी आपके अंदर लीडरशिप वाले रोल नहीं होंगे, आप अगर अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो आप ना ही प्रॉपर्टी मेंटेन कर पाओगे और ना ही इससे आगे वाली आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को समझ पाएगी। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी में लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस ही बात है, इतने केस स्टडीज़ हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं कि अभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें देखने को मिलता है। हमें लगता है कि हम जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो ऐसा शायद ही कोई दिन हो जहाँ पे हमें 10, 12, 20 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सामने ऐसे केसेस ना आए। तो आपका ये केस स्टडी सॉल्व करना आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाना कि आपको कब अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, आपको कब थोड़ा सा इन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, या फिर आपको किस फेवर में आंसर करना है, आपका नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि किसी और चीज़ को आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। राइट वर्सेस राइट का जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे। तो इसीलिए उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आपको आना चाहिए और तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि पूरे गवर्नेंस में प्रॉबिटी आ सकती है।
प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं? तो एक मेजर सबसे पहला है कि सेक्शन 5 है एक बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का। अब आप समझो कि 1988 और अभी लगभग 2018 अभी हाल फिलहाल में बीता है, तो आप समझ लो लगभग 30 ईयर्स हो गए हैं। अब ये 30 ईयर्स के बाद भी अभी तक सेक्शन 5 को इन्फोर्स में नहीं लाया गया है। अब सेक्शन 5 बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पहले है क्या, मैं बता देता हूँ आपको कि आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ठीक है, ऐसे तो बहुत ही लॉ का लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बेनामी ट्रांजैक्शन ये बोलता है कि किसी भी पर्सन के पास अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि उसकी तो है लेकिन उसके नाम पे नहीं है, सिंपल, तो आप उसको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो। अब इसमें सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 एक्चुअल में ये प्रेशराइज करता है कि जो भी बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के अंदर जितने भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीधे तरीके से गवर्नमेंट ले लेगी और उनका ऑक्शन करेगी, या फिर जो भी उनको यूज़ करना है करेगी, मतलब वो डायरेक्टली उसको ले सकती है। लेकिन आज तक ये इन्फोर्स में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न तो आप सबको पता ही है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस में या फिर बेनामी प्रॉपर्टीज़ में जो भी इन्वॉल्व हैं उसमें से बहुत ज़्यादा लोग हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमारे सिविल डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी ये सेक्शन 5 इन्फोर्स में आए। तो इवन आफ्टर पासिंग 1988 30 ईयर्स के बाद भी आज तक ये सेक्शन 5 इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो जब भी हमें प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस को मेंटेन करना है तो आप समझो कि सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 5 को इन्फोर्स में लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मिसफिसेंस इन पब्लिक ऑफिस लेजिस्लेशन। मिसफिसेंस का मतलब होता है रॉन्गफुल परफॉर्मेंस ऑफ ए लॉफुल एक्ट। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर एक नॉर्मल लॉफुल एक्ट है उसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो या तो आप उसको अनलॉफुल तरीके से मिसलीड करना चाहते हो, उसी को मिसफिसेंस बोलते हैं। तो आपके पास ये हमेशा देखा गया है कि देखो क्या होता है कि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जबकि कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको ये बात बोल दी गई कि आप देखो हाउस का एलोकेशंस जो है गरीबों के लिए जो भी बांटा जा रहा है वो उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे और आप ही डिसाइड करोगे किसको किसको मिलना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे पावर्स जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स के हाथों में दे दिए जाते हैं। तो मतलब जो भी उनका ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, उसमें ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस उनको बनाने पड़ते हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट पर्सनल गेन के तौर पे वो खुद उठा सकते हैं। तो इसीलिए मिसफिसेंस का मतलब यही है कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी भी फॉर्मुलेशन या फिर लेजिस्लेशन के टाइम पे कोई भी अगर लॉ वो लेजिस्लेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो अपने पर्सनल बेनिफिट को ना देखें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 बार ऐसा हुआ कि यूनियन मिनिस्टर्स, बहुत सारे मतलब ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ऐसे मिसफिसेंस जैसे बिहेवियर कंडक्ट किए थे। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत नॉर्मल है ये आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 ही लोगों को अभी तक पकड़ा है। और उसके तौर पे जब मिसफिसेंस का उन्होंने अधिकार उस पर देखा या फिर उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, अनलॉफुल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने यही बोला कि सबसे पहला डिसीजन उन्होंने ये दिया कि जो भी ऐसा करेगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी है या तो जो भी मिनिस्टर है वो फ़ाइन पे करेगा या फिर उसको मतलब उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ एक्शंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। और दूसरा है कि उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन बाद में ऐसा कभी हुआ कि जो मिनिस्टर होते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट से ही पैसे मांग रहे हो इवन गवर्नमेंट में फिर से देने के लिए, तो ये कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये एक वाहियात सी बात है जो कि लोग हमेशा देते हैं। लेकिन कभी भी पब्लिक ऑफिस लेजिस्लेशन का मिसयूज़ करना मिसफिसेंस इन पब्लिक ऑफिस लेजिस्लेशन कहला सकता है। तीसरी बात आती है इंक्लोजर ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट, जिसको हम लोग विशल ब्लोअर एक्ट भी बोलते हैं। तो अब इसका क्या मतलब होता है? इस एक्ट का यूज़ बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है और ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं जो कि माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन को फाइट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और इस एक्ट के अंदर में इसी को हम लोग पॉपुलरली विजल ब्लोअर एक्ट बोलते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि हमें अगर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है और किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको इनकरेज करना है कि भाई वो करप्शन में इतने ज़्यादा तरीके से लीन ना हो, मतलब हमेशा अंधाधुंध तरीके से लीन ना हो जाए
तो उससे बचने के लिए उनकी कंसर्न अथॉरिटी जो होती है उनको इस बात को रोके, इसके लिए विजल ब्लोअर एक्ट का प्रावधान दिया गया है। इसमें क्या है कि जो भी विजल ब्लोअर है, विजल ब्लोअर किसको बोलते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपके साथ बैठ के वही काम करते हैं जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आप जो हो वो एक स्पेशल कैंडिडेट हो जो कि करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो। बाकी जितने भी आपके कलीग्स हैं वो सब के सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि आपको इसकी एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। और आपको पता है कि इस करप्शन वाले पार्ट से, जिसमें सभी आपको छोड़ के बाकी सब इसमें इन्वॉल्व हैं, उससे नेशनल इंटरेस्ट भी अफेक्ट हो रहा है। तो आपके पास एकमात्र चारा बचता है कि सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हो कि आपने अपने सीनियर से बोला, पता चला सीनियर जो है यहाँ का वो भी इन लोगों से मिला हुआ है। आपने कंसर्न अथॉरिटी में जिसको भी आपको कंप्लेन करना था आपने वहाँ तक भी पहुँच लगाई, लेकिन आपकी सुनवाई या फिर आपको सुनने वाला कोई है नहीं। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिसर्स या पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट के अंदर में ये जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ये विशल ब्लोअर का काम करते हैं। मतलब कि ये विशल बजा के ये बताते हैं कि जो भी इनके कलीग हैं वो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका लोग मिसयूज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक्ट में ये प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले कि जो भी विसल ब्लोअर है उसका प्रोटेक्शन इंश्योर करे कि भाई ये अपने साथ साथी जो हैं और प्लस अपने सीनियर के खिलाफ कुछ कंप्लेन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जान को खतरा तो हो ही जाएगा। जब भी ये इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा लोग उसको क्या करेंगे, उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे ही। तो इसीलिए इसके प्रोटेक्शन को इंश्योर करना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो पाए, मतलब कि जो भी विसल ब्लोअर है उसका नाम कभी सामने ही ना है। इसीलिए समझ में ही नहीं आएगा कि इन 8 में से आखिरकार कंप्लेन किसने की है। पता चल गया कंप्लेन हो चुका है कि ये पूरा करप्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन 8 में से कौन स्पेशली करप्ट है वो जो है सामने कभी आएगा नहीं। तो इसीलिए ये जो भी सीक्रेसी है ये मेंटेन करने की बात भी इस एक्ट में की गई है और प्लस उसके लाइफ को भी इंश्योर, मतलब सेफ्टी इंश्योर करने की बात इसमें की गई है। ये बोला गया है कि जो भी विशल ब्लोइंग फैसिलिटी है इसको मॉलिशियस एम्प्लॉयज़ के द्वारा एब्यूज़ भी कर सकता है, तो इसीलिए इसको पर्सनल ग्रीवांसेस या ग्रजेस को सॉल्व करने के लिए कभी भी यूज़ ना किया जाए। इसके लिए भी ये बोला गया है कि जो भी ओनस होगा वो इस बात में निर्भर करेगा कि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है कि वो इस पूरे केस को कैसे डील करता है। और जो भी पर्सन है जो ऐसे बातों में इन्वॉल्व होता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट भी कड़े प्रावधान दिए गए हैं इस एक्ट में। तो इसके चलते भी आप समझ सकते हो कि आप पूरे तरीके से गवर्नेंस में प्रॉबिटी को मेंटेन कर सकते हो। फिर आता है सिविल सर्विस कमीशन बोर्ड। आपको पता होगा कि जो भी हमारा यूपीएससी है, यूपीएससी बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। लेकिन जो भी हम मान लीजिए हमें कोई कैडर अलॉट हो गया, मान लीजिए हमें गुजरात कैडर अलॉट हो गया। अब गुजरात के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमें कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन हमारी पोस्टिंग जो है वो किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या तो किसी भी छोटे छोटे वहाँ के जो लोकल मसल गेनर्स होते हैं या फिर मनी गेनर्स होते हैं, वो जिसके पास मनी और मसल पावर है वो क्या करता है अपने पावर के चलते वो हमारा ट्रांसफ़र करा देता है। तो अभी प्रॉब्लम ये आता है कि जो भी एक ऐसी बात हो रही है कि सिविल सर्विस कमीशन बोर्ड की स्थापना की जाए। ये बोर्ड का यही काम होगा कि किस पर्सन को किस टाइम पे कहाँ पे शिफ्ट करना है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, वो इस बोर्ड के सिविल सर्विस कमिश्नर्स के पास होगा। ये कमिश्नर्स जो भी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको कहाँ पर भेजना है। पूरी बोर्ड होगी और इस बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इससे भी एक एफिशिएंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी हमारे पूरे सिस्टम में, पूरे गवर्नमेंट में। फिर एक तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट। एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट जो है ये एक्चुअल में ये एक एक्ट जो है वो यूएस में अभी चल रहा है। बात की जा रही है कि जिस बेसिस पे यूएस में भी गवर्नमेंट में एथिक्स इन्फोर्स करने के लिए एक एक्ट का प्रावधान किया गया है, हमारे इंडिया में भी उसी के बेसिस पे एक एक्ट का प्रावधान किया जाए। तो इससे रिलेटेड भी बिल की बात अभी चल रही है, बन रही है। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। तो ये तो आपको पता ही है कि जितने भी हमारा जो भी जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल्स को प्रॉपर तरीके से अभी तक सज़ा दे पाने में असमर्थ रहा है। उसके पीछे बहुत सारी बात होती है, तारीख पे तारीख वाली बात कर सकते हो आप। और भी बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे लॉ प्रोसीजर्स में जिनके चलते ये सब के सब क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो अभी भी बाहर टहल घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो हमें ऐसे जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है
ताकि हम अपने गवर्नेंस में ऐसे जो भी क्रिमिनल इन्वॉल्व होता है, जो कि एज ए गवर्नमेंट हमें हमारे ऊपर रूल करता है या फिर हमें ये सारी बातें बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे क्रिमिनल्स को जो कि हमारे ऊपर अपने एलिगेशंस को थोप रहा है, ऐसे क्रिमिनल को जुडिशियल सिस्टम में कड़ी से कड़ी सज़ा मिल पाए। और जो सोसाइटी के लिए गलत कर रहा है तो उसको तो सबसे पहले सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर आखिरी बात आती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, अभी जैसे कि हम इसके पहले आपको बात होगा कि जब सेकेंड ARC की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बात की गई थी कि उसमें कुछ ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट वैल्यूज़ होते हैं, तो उन्हीं को ट्रेडिशनल सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ उनका स्टेटस कोइस्ट वाला हाल फिलहाल, मतलब उनका यही आदत होता है कि जो भी चल रहा है उसको चलने दो, या तो हमें अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है, ठीक है, या तो हमें प्रॉपर हायरार्की में बने रहना है कि जो नीचे कलीग हमारे नीचे काम करते हैं वो जानबूझ के वो क्या करते हैं ना कि उनको थोड़ा बेवकूफ़ टाइप के, मतलब उनसे तो कम ही बुद्धिमान होंगे, उनको अपने नीचे जो है वो साथ में रखते हैं ताकि कभी भी वो आगे ना बढ़ पाएँ उनसे। तो ऐसे जो भी हमारे ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स लॉज हैं उनको चेंज करने के लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये फंडा आया। इसमें 4D सोल्यूशन दिया गया कि भाई ये 4D सोल्यूशंस इंप्लीमेंट करो तो बहुत हद तक हमारे गवर्नेंस में प्रॉबिटी मेंटेन की जा सकती है। इसमें सबसे पहला है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में आपको पता ही है कि आपको जैसे कि ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात की गई है कि आपको पता होगा कि जब भी ये 73rd या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या तो आप 1950s की बात करो कि जब वहाँ पर हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा चल रहा था और हमने जब सबसे पहले बात की थी ट्रिकल डाउन अप्रोच की इसके बाद हमने बॉटम अप अप्रोच की भी बात की, सबकी बात की, लेकिन हम हर बार क्या करते थे कि हम ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करते थे कि तुम जाओ उस गांव में जाओ और पता करो क्या क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बेसिस पे फॉर्मुलेट करो। या तो कभी कभी ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ये इतना विलिंगनेस इनके अंदर थी नहीं काम करने की, तो ये अपने रूम पर ही बैठे बैठे अपने मन से ही समझ लेते थे हाँ ये प्रॉब्लम होगी, और इसके चलते वो पॉलिसीज़ को मतलब लेजिस्लेट भी करते थे और बाकी उसको आगे फॉरवर्ड कर देते थे, बाकी के ब्यूरोक्रेट्स उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर जो सिविल मतलब कि ये पब्लिक होता है उनका इनरोलमेंट रहता ही नहीं है। तो इसीलिए डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप पब्लिक इनरोलमेंट को बढ़ाओ, जो भी आपकी सिविल सोसाइटी है उनके मेंबरशिप, उनके पार्टनरशिप को बढ़ाओ, ताकि आपका जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो स्ट्रेंथन हो पाए। और जब वो एफिशिएंट तरीके से मेंटेन रहेगा, और जब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोगों के द्वारा मतलब बताया गया प्लान है, रूल रेगुलेशन है, तो वो ज़्यादा अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट होगा लोगों के लिए भी, तो इससे ओवरऑल आपका प्रॉबिटी गवर्नेंस में मेंटेन रहेगा ही। फिर बात आती है डेमोक्रेटाइजेशन की, तो डेमोक्रेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए, जिस हिसाब से अभी कहीं कहीं हमको पता चलता है कि पावर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो उसको ब्लॉक करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी जनता किसी एक सॉल्यूशन को डील नहीं कर पाती है, तो उसके लिए क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जो कि इन पब्लिक्स के रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। तो ऐसे ही डेलीगेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए कि जो भी पावर है वो ऐसे डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ के हाथ में आ जाए, ताकि वो पब्लिक के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटर्स हैं, वो क्या करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि उस टाइम उनके यहाँ की पब्लिक्स की क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे सुलझाना है। तो अगर हम लोग डेलीगेट कर रहे हैं ये सारी पावर्स, तो भी हम प्रॉबिटी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी बात की हमने प्रॉबिटी के ऊपर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत में पूछा था कि ट्रांसपेरेंसी की डिफिनीशन आप कैसे बता सकते हो। आप ऐसे सिंपल बताओ कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो भी ओपननेस होगा, या तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसमें लोगों के पास फ्रीडम होगा कि उसको एक्सेस कर पाएँ। जो भी पब्लिक है, मीडिया है, ये जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, इन सबके पास ऐसा फ्रीडम है कि वो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर पा रहे हैं और आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ओपननेस इसमें इन्वॉल्व है। मतलब इसका कि ये बिल्कुल खुले तरीके से दिख रहा है कि आपने ये डिसीजन अगर मतलब ये डिसीजन लिया है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, और ये सब एक्सेसिबल है। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ये एक मोरल इशू होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, और उनके पास इसका अधिकार भी होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि या उनके बेनिफिट के लिए है या फिर ऐसा डिसीजन उनको अफेक्ट करने वाला है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो है वो है पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस और पीपल्स इंगेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था।
तो इसमें जो भी बॉटम अप अप्रोच या फिर गांधी जी का भी गुड गवर्नेंस का विजन इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग। इसमें यही है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI जो है, इसके चलते क्या हुआ है कि लोगों के पास गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन इंश्योर करने का बहुत बड़ा उनको चांस मिला है। तो लोकल लेवल पर भी अब लोग चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये PRI जो है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इसमें उन सभी चीज़ों को इंश्योर करना ही ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना होगा। दूसरी बात आती है सोशल ऑडिटिंग की। सोशल ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है? मान लीजिए एक तो सोशल ऑडिट आप ये समझिए कि नरेगा से आया है, ठीक है। जो नरेगा एक्ट है ना, उसके अंदर से 2005 में सोशल ऑडिट स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या होता है कि मानिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं आपके गांव में। अब आपके गांव में कोई भी एक स्कीम आई कि इसमें जो भी BPL फैमिलीज़ होंगी उन सब के लिए 5 लाख रुपए, 5 लाख ज़्यादा हो गया, 2 लाख रुपए घर बनाने को मिल रहे हैं। अब आपने देखा ये सारी चीज़ें, लेकिन अब सोशल ऑडिटिंग के जरिए क्या होगा कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल आएगा आपके गांव में, जितने भी लोगों को घर मिला होगा, क्योंकि आप सब लोग ग्राम सभा के मेंबर हो, तो ग्राम सभा के मेंबर होने के चलते आप सबको बुलाया जाएगा कि इस डेट में इस वाले स्कीम की ऑडिटिंग की जाएगी। तो आप सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हो। गवर्नमेंट का जो भी बंदा होता है वो आपसे पूछेगा कि देखो इस स्कीम के अंदर ये लाइनें बोली गई थी, क्या ऐसा दिया गया आप सबको? अगर दिया गया है तो यहाँ के जो भी लोग होंगे वो हाँ बोलेंगे, नहीं तो जो भी प्रॉब्लम है उसको वो जो भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको इनरोल करेगा कि हाँ चलो ये बातें यहाँ पे नहीं की गई, स्कीम के अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे नहीं हो पाए। तो सोशल ऑडिटिंग जो है वो बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट है कि आप ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन करना चाहते हो तो आपको सोशल ऑडिटिंग जैसे फीचर्स को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना ही होगा। और ये इंश्योर करना होगा कि जो भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव सोशल ऑडिटिंग के लिए जाता है वो भी करप्ट फ्री हो या फिर इनकरप्टिबल हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने प्रॉब्लम इनके द्वारा बताए गए हैं, वो ऊपर तक पहुंच पाता है कि नहीं, इसके ऊपर कौन निर्भर, मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है? ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ से आता है सोशल ऑडिटिंग के लिए, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसका भी बीइंग इनकरप्टिबल होना बहुत ज़रूरी है। फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात आती है। अर्बन या फिर अर्बन एरियाज़ में ये बात होती है कि बहुत सारे ऐसे लोकल बॉडीज़ बन जाते हैं जिससे कि जैसे कि जो भी गलत तरीके से टैक्सेस कलेक्शन होता है, ऑक्ट्रॉय टैक्स है, या तो ये सारे जो भी इलीगल तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये लोकल बॉडीज़ उनके ऊपर कुछ ना कुछ बातें उनके अगेंस्ट हमेशा कोई ना कोई आवाज़ उठाई देते हैं, जिसके चलते ये अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड भागीदारी तो बेसिकली दिल्ली का ही है। और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इसमें बात की गई कि RWAs जितने भी बनेंगे, मतलब जो भी सोसाइटी हैं उनके सब के अंदर एक RWA होगा। और ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर जो भी भागीदारी होगी, भागीदारी के अंदर इन सब की मीटिंग्स करी जाएगी। जो भी RWA के मेंबर्स होंगे उनको बुला के प्रॉपरली हर मंथ या तो मतलब एक साल में 4 बार, 2 बार, 6 बार, जो भी आप बाई मंथली है, जैसा भी करना चाहे, इनका भागीदारी आप इंश्योर करोगे और बताओगे कि जो भी इनके एरियाज़ में, इनके सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनके अगेंस्ट में जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा आए हुए हैं, वो सब कैसा है, ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसको और भी आगे तक इनको लेके जाते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पीपल्स का इंगेजमेंट या तो उनका पार्टिसिपेट करना गवर्नेंस के प्रोसेस में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो खुद के लिए डिसीजन नहीं बना पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सरकार भी उनके लिए डिसीजंस उतने अच्छे तरीके से तो नहीं ही बना पाएगी। फिर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन को पूरी आम जनता तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक्सेस दे रहे हो उसका, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। इसके लिए सबसे पहला जो कदम उठाया गया था वो था फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 में। बहुत दिनों से चला आ रहा था, 1992 के बाद से ही ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की बात की जा रही थी। इसके लिए पर्टिकुलर एक केस भी था, क्रिकेट से रिलेटेड कोई केस था। तो इसमें क्या हुआ कि बातें उस टाइम पे उतनी हो नहीं पाई, तो एक एक्ट बना दिया गया जल्दी जल्दी में, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। लेकिन इसमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जिसमें कि आप इसका इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के ऑफिसर नहीं देंगे आपको, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में फिर से लाया गया, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके। इसमें बोलता है कि कोई भी सिटीज़न हो वो इन्फॉर्मेशंस का रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट का कोई भी बॉडी हो या फिर स्टेट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको
एज ए पब्लिक अथॉरिटी आप उससे इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो उसका रिप्लाई या तो एक्सपीडिशियसली करेगा या तो 30 डेज़ के अंदर अंदर उसका रिप्लाई उसको करना ही होगा। की स्टेक होल्डर्स का जो भी रोल है उसको आप हमेशा ध्यान दो कि आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हो तो इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या NGOs हैं। अगर ये NGOs एक प्रॉपर चैनल बना के जो भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं पूरे सोसाइटी में तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने की बात बढ़ जाएगी। इसीलिए मीडिया भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आजकल फेक न्यूज़ की बात हो रही है या तो जो भी क्या बोलते हैं मनी न्यूज़ होती हैं, मनी मेकिंग न्यूज़ होती हैं या तो पैसों से बनाई गई न्यूज़ होती है, दोनों ही मीडिया को नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंश्योर नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी सच्चाई है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का काम ही मीडिया करती है, 4th पिलर माना गया है पूरे कंट्री का। तो इसीलिए इस मीडिया को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन स्टेक होल्डर उसको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जानकारी कॉल सेंटर है। जानकारी कॉल सेंटर एक्चुअल में बिहार का एक है। इसमें क्या होता है कि 6 पर्सनस को इसमें हायर किया गया है। वो बताते हैं कि RTI की फ़ाइल वगैरह, राइट टू इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल वो है, कैसे उसमें इनरोल करते हैं, कैसे आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। ट्रेन द ट्रेनर ये जो है ये एक उड़ीसा का पहल है और इसके चलते भी इसमें भी सेम यही फंडे होते हैं कि वो बताते हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आपको अगर इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। वो सारे प्रोसेस ऑन फ़ोन कॉल या तो ऐसे करके वो बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा एक्ट जो है वो अभी कितने लोग को पता होगा। एक सर्वे के दौरान ये समझ में आया था कि केवल 15% लोग हमारे कंट्री में हैं जिनको RTI के बारे में पता है, जिनको ये पता है कि RTI नाम की कोई चिड़िया है और इससे हम लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। इसके बाद भी केवल 1 से 2% लोग हैं जो कि इसका एक्चुअल में प्रोसेस जानते हैं कि हाँ RTI ऐसे फाइल होती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें इनरोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके कोई भी स्टैंडर्ड्स अभी तक किसी भी स्टेट के द्वारा सेट नहीं किए गए, बजाय 2 के, जिसमें महाराष्ट्र और उड़ीसा आता है। महाराष्ट्र और उड़ीसा के अलावा ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो कि RTI के बेसिस पे उसने कोई भी स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस इंश्योर कराया हो जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ले पाओ। फिर बात आता है नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी NDSAP 2012। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से एक ऐसा नोडल फंक्शन का काम कर रहा है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, आप समझ रहे हो कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पब्लिक डेटास को कलेक्ट करते हैं। अब इन डेटास को कलेक्ट करके वो कहीं ना कहीं तो उनको यूज़ करते ही हैं। तो इसका यूसेज और प्रॉपर तरीके से हो पाए इसीलिए ये पॉलिसी लेके आई गई है, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। ये क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नोडल फंक्शनिंग एजेंसी होगा। ये क्या करेगा कि जितने भी दूसरे मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इसको मिला के जितने भी डेटा वो मिलते हैं उनको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने का काम करेगा ताकि पब्लिक में फैसिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए ये सारे जो भी डेटा हैं वो काम आ पाए। इसका एम क्या है कि सिटीजन्स को इतना एम्पावर करना कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए गए उनको ले सकें और इनका वाइडर एक्सेसिबिलिटी हो, ऐसा परमिशन वो ले पाएँ और भी जो भी पब्लिक डेटा है वो पब्लिक में इंश्योर कर पाएँ। और ये भी इस बार ये जो पॉलिसी है ये RTI एक्ट गाइडलाइन प्रिंसिपल्स पर ही वो काम करता है। तो ये सब भी वो ध्यान देता हुआ ये पॉलिसी ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है वो एक तो पब्लिक डोमेन में आए और इसका कोई गलत यूज़ ना करे और जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट तो वो इन सारे डेटास के बेसिस पर ही करे। फिर लिवरेजिंग गवर्नेंस फॉर बेटर रीच एंड ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आप गवर्नेंस को लिवरेज देते हो या फिर प्रमोट करना चाहते हो तो आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम पे आप देख रहे होगे कि ट्विटर हैंडल तो सारे ही मिनिस्टर के पास है। जितने भी बड़े लोग हैं वो सब ट्विटर के अंदर में कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं। इवन फेसबुक के अंदर में बहुत सारे गवर्नमेंट में फेसबुक का सहारा लिया है, फेसबुक से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी एक जागरूकता या उनका अभियान है वो सब कुछ क्या होता है सोशल मीडिया के जरिए चलता है। तो यहाँ पर क्या है ट्रांसपेरेंसी का लेवल या फिर लोगों तक एक जन जन तक पहुँचने वाली जो बात होती है वो बहुत ही ईजिली इंश्योर हो जाती है। आज के टाइम पे आप जानते हैं कि मोर देन 90% लोग जो हैं इंडिया में एटलीस्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टीमीडिया हैंडसेट चला रहे हैं जो कि सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। तो इनको कोई भी बातें इनके तक पहुंचानी हो या फिर
बिल्कुल सही तरीके से यहाँ तक पहुँचानी हो तो उसमें आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप अभी टीवी में भी ऐड वगैरह देख रहे होंगे कि फ़ेक न्यूज़ जो है व्हाट्सएप हो गया या तो फेसबुक हो गया, इन सब पे फ़ेक न्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, आग की तरह फैलती है। इसको भी रोक लगाने का काम इन सोशल मीडियाज़ को साथ ही साथ करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी कभी भी उस पर क्वेश्चन ना आए। फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें कि सारे ही मिनिस्ट्रीज़ को ये इंश्योर कराया गया है कि वो ई प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करें। अपने अपने जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारी मिनिस्ट्री के अंदर में जो भी डेटा हैं वो उनको पेपरलेस बनाएं। पेपरलेस बनाने का मतलब है कि जितने भी उसमें मान लीजिए कोई भी इनरोलमेंट होता है, कोई भी फॉर्म फिलअप कराना है, तो ये जो भी चीज़ें होंगी वो सब की सब ऑनलाइन होनी चाहिए। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव। जो भी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का एक्शन है उनका भी अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जो ये दो बातें हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन है, इन दोनों बातों पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल की बात की जाए तो इसमें क्या है कि इस बिल को इस हिसाब से कॉडिफाई किया गया है कि जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होते हैं या फिर जो भी स्टेचुटरी बॉडीज़ होती हैं जो कि ऐसे प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ का काम करती हैं, उनको एक बेसिक नॉर्म्स और गाइडलाइंस इंश्योर करना पड़ेगा। वो क्या कर सकते हैं कि अपने बिल, इस बिल के अंदर क्या क्या लिखा है कि वो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोसेस को इंश्योर करें। दूसरा, कंपटीशन को वो इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा कि जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल में क्या होगा कि अगर आप कंपटीशन को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आप वही काम और कम रेट्स में करा सकते हो और एफिशिएंट तरीके से करा सकते हो। करप्शन को रिड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ आप फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का भी इंश्योर कर सकते हो। बाकी आप जो भी आपकी बिडिंग प्राइस होती है या तो इक्वालिटी की बात होती है या केवल मतलब बिडिंग प्राइस है और जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी की बात कर लो या तो आप, तो ये दोनों को भी आप इंश्योर कर सकते हो। इसमें भी कंसिस्टेंसी जिस हिसाब से बनी रहे इस पर भी आप बात कर सकते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीज़न की बात है तो इसमें क्या होता है कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी पहल स्टार्ट की गई है, तो मतलब उसने की है कि उसके अंदर जो भी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं उनका जो भी परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करना पड़ेगा, वो भी रिजल्ट्स के बेसिस पे। वो जो भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत डिले होता है उनके, तो ये सारे प्रोसेस को अपने रिजल्ट्स के तरीके से उनको परफॉर्मेंस पे एनालाइज करेगा। मतलब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीज़न कि जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किस हिसाब से काम कर रही हैं। आखिरी बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मीन्स टू अचीव ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। और कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल मीन्स है जिससे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो इसमें क्वेश्चन सेशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, इन सब के चलते क्या पता चलता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल हमें है हमारे पास, और जिन जो भी मिनिस्टर्स जिन एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके मुद्दे को वो उठा सकते हैं यहाँ पे। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब आरटीआई एक्ट की बात हमने की ही, ये भी बात करना है कि टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ऑम्बड्समैन लोकपाल या लोकायुक्त। इसमें क्या होता है कि जो भी या तो एक काम करते हैं, लोकपाल या लोकायुक्त को अगले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें कि हमने ये देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर में जो भी जुडिशरी है उसको सेपरेट रहना बहुत या फिर इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेस फ्रीडम, प्रेस मतलब प्रेस जो है वो फ्री तरीके से काम कर पाए, जो भी मीडिया जिन भी बातों को पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। जैसे कि आपने हिस्ट्री में चलिए बता दीजिए कि किसको, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको बोला जाता है, या फिर कौन सा ऐसा गवर्नर वॉइसरॉय है जिसको प्रेस का लिबरेटर माना जाता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, सबको पता ही होगा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो इतना ध्यान से सुनने के लिए, इत्मीनान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी 2 लेसन्स और आने हैं, तो 2 लेसन्स में आप बने रहिए, एथिक्स पूरा कवर हो जाएगा आपका। बस आज के लेक्चर में इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। हैव ए नाइस डे।